नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे देश में लगातार और रोज बरोज हो रही दुर्घटनाओं पर। और वह दुर्घटना जो अनेकानेक तरहों से अंजाम लेती है, लेकिन सड़कों पर दुर्घटनाओं का तो अंबार लगा रहता है। दोस्तों, जिस तरीके से देश में द्रुत गति वाहन और तेज गति से चलने वाली सड़कों का लगातार निर्माण हो रहा है, देश में रोज करीब 40 से 50 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हो रहा है और देश के अनेकानेक शहर एक्सप्रेसवे, हाईवे और तमाम स्टेट हाईवे से जुड़ रहे हैं, वैसे ही दुर्घटनाओं का आकार बढ़ता जा रहा है। हमारी सभ्यता में विज्ञान का क्या रोल है, इसे कभी वरदान कहा जाता, कभी अभिशाप कहा जाता, लेकिन मनुष्य अपने हर हरकत पे और अपने हर कर्तव्य को रिव्यू करता है। लेकिन दुर्घटनाओं का जब आंकड़ा देखते हैं तो मन बिल्कुल जो है सदमे में चला जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक 2010 के पहले प्रति लाख 7 लोगों की सड़क में दुर्घटना में मृत्यु होती थी, अब वह बढ़कर के 10 से 12 हो चुकी है। यानी कहीं ना कहीं हर दुर्घटनाओं का आकार घटता जा रहा है, लेकिन सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं का आकार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि देश में या समाज में या पूरी दुनिया में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तरफ तो नेचर की तरफ से होने वाली घटना घटना दुर्घटना, जिसमें कि प्राकृतिक आपदाओं से, बाढ़ से, सुखाड़ से, महामारी से, चक्रवात से, भूस्खलन से, भूकंप से, अति वृष्टि से, ओला वृष्टि से, बादल फटने से, अनेकानेक तरीकों से प्रकृति हमारी जनसंख्या को नियंत्रण कर देती है अपने हादसों के जरिए। लेकिन कुछ मानव जनित दुर्घटनाएं हैं, यानी मानव जनित जो सभ्यता जो ज्यादा सुविधा के लिए, ज्यादा आराम के लिए बनाया गया है, वह हमें आराम देने के साथ साथ हमें दष्टा भी है, बेमौत मारता है। और न वह केवल उम्र देखता है, न अवस्था देखता है, न समय देखता है, न काल देखता है। हर कैटेगरी के लोग कभी भी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, हादसों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम, समाज और देश और सरकार तमाम जन समस्याओं को लेकर के सोचती है और उस पर संजीदे से एक तरह से उस पर योजना बनाती है, उस पर पहल करती है और उसका असर दिखता है। और मानव सभ्यता में कई ऐसे कारनामे हमने किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी सरकार या समाज के नियामक तंत्र की अगर जो सबसे पहला दायित्व है वह है कि दुर्घटनाओं को यथासंभव रोका जाए। दुर्घटनाओं की स्थिति ही न बने, परिस्थिति ही न बने, उस स्थिति को हर तरीके से निर्मूल किया जाए। जब हम दुर्घटनाओं की बात करते हैं, जब मानव जनित दुर्घटनाओं की बात करते हैं, तो परिवहन दुर्घटना उसमें सबसे ज्यादा है। यानी कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग, राजमार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग, यानी चार मार्गों के जरिए जो है, जो हमारे परिवहन के मार्ग हैं, उससे दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन हवाई मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग और राजमार्ग, इसमें दो जो है, रेल मार्ग और राजमार्ग, दुर्घटनाओं के बहुत बड़े सबब हैं। मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगा, भारत में रेल दुर्घटनाओं का एक अनवरत सिलसिला था। लेकिन आप यह भी देखिए कि 2000 के दशक से, यानी कि 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, जब बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री भारत के रेलवे मंत्री होते थे, तो उन्होंने रेलवे के दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा पर्सपेक्टिव प्लान बनाया था। और एक बार रेल दुर्घटना की वजह से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। जिस तरीके की पुनरावृत्ति अब नहीं सुनाई पड़ती और दिखाई पड़ती। कभी लाल बहादुर शास्त्री, भारत के प्रधानमंत्री, ने रेल दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिया था, नीतीश कुमार ने दिया, लेकिन वह जाते जाते रेल मंत्रालय को छोड़ते छोड़ते एक ऐसा पर्सपेक्टिव प्लान दे गए, और जिस पर कि अच्छा खासा निवेश भी हुआ, टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, अनमैन्ड फाटकों को रोका गया और तमाम तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल हुआ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, ट्रैफिक सिस्टम को ज्यादा चाक चौबंद बनाया गया। और शुक्र है किसी की नजर न लगे, भारत में रेल दुर्घटनाओं की संख्या और उसका परिणाम दोनों जो है काफी घटा है। और पिछले 4-5 सालों में अगर उड़ीसा की रेल दुर्घटना को यदि छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी घटना, प्रभु की कृपा है कि अब तक अंजाम नहीं दिया। लेकिन हमने इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, एट्रीब्यूट करना चाहेंगे हमारे सरकार
और नियामक तंत्र की उस पे किए गए पहल को लेकर, उस पे किए गए निवेश को लेकर, उसमें दिखाई गई इच्छा शक्ति को लेकर, लेकिन वही चीज सड़क दुर्घटनाओं में नहीं हो पाता है। दोस्तों, परिवहन के अलावा आगजनी, पानी में डूबने या अलग अलग तरीके के हादसे होते हैं, उनका एक अलग आंकड़ा निकलता है और उन आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं का जो है अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक जनित घटना है वह उसका आकार कुल दुर्घटनाओं का 5% है, जिसका आकार घटता जा रहा है। कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से हम चक्रवात का पूर्वानुमान लगा लेते हैं और जो तमाम जो जान और माल है उसको सही समय पर हम विस्थापित करके उन्हें बेमौत मरने से बचाते हैं। लेकिन जो मानव जनित दुर्घटना है सड़क और राजमार्ग को लेकर के, वह एक बहुत बड़े डिबेट का सवाल है। कई लोग कहते हैं कि जो ट्रैफिक कानून है उसका उल्लंघन दुर्घटनाओं का कारण है, लेकिन इसमें ट्रैफिक पुलिस का करप्शन, उसमें तेज गति और कुल मिलाकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक सिस्टम का नहीं होना एक बड़ा कारण है। आमतौर पे कहा जाता है कि विदेशों में, यूरोपीय और पश्चिमी देशों में जो परिवहन है और जो मोटर वाहन है वो 200 किलोमीटर के स्पीड पर चलते हैं, लेकिन भारत में 100 और 120 किलोमीटर के स्पीड पर भी दुर्घटनाएं आमतौर पर हो जाती हैं। लेकिन पश्चिमी देशों में जो ट्रैफिक का रूल है कि जहां डेडिकेटेड रोड है वहां पर 200 किलोमीटर अलाउ है, लेकिन जहां पर उस तरीके का रोड नहीं है, जहां पर स्कूल है, जहां पर चौराहा है, जहां पर तंग आबादी है, जहां पर हर तरीके की हैबिटेशंस है, वहां स्पीड की लिमिट सिर्फ 5 रखी गई है। वहां पैदल यात्रियों को पहले गुजरने दिया जाता है, फिर उसके बाद मोटर वाहन चलते हैं। लेकिन भारत की स्थिति ठीक उलट है। भारत में जब सड़क पर कोई मोटर चालक आता है तो वह 40 किलोमीटर से कम स्पीड रखना अपने शान के खिलाफ समझता है। तो कहीं ना कहीं जो तेज स्पीडिंग है और जो गति है वो दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण है। और भी बहुत बड़े बड़े कारण हैं। डंपरों से दुर्घटना होती है, बड़े बड़े ट्रकों से दुर्घटना होती है, तो उनके साइड की बॉडी वो खुली होती है, उनके सारे 16 पहिए दिखाई पड़ते हैं और उसमें कब दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, पैदल यात्री या कोई कार उसमें घुस जाए और दुर्घटना को अंजाम दे, इसके कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा जाड़े के दिनों में, शीत में, घने कोहरे में या जहां पर विजिबिलिटी नहीं होती, वह आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हर स्तर पर पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं की मॉनिटरिंग कैसे की जाए, कैसे इसको एक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम के जरिए इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो, इसकी पूरी रिव्यू हो, पूरी पड़ताल हो, पूरा जन जागरण अभियान हो, हर तरीके के इश्तेहार दिए जाए, लोगों को ये पहले बताया जाए और कि आप किस तरीके के सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके के नियम और कानून का पालन करेंगे, ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से देश के तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किस तरीके से ट्रैफिक का डिस्पोजल करेगी, ज्यादा से ज्यादा इस पर R&D हो, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा जर्मनी का, जहां मुझे एक बार BMW कार की फैक्ट्री में जाने का मौका मिला। वहां पर एक डिस्प्ले लगा हुआ था पिक्चर का कि 1970s में जर्मनी में करीब 18,000 लोग एक साल में केवल सड़क दुर्घटनाओं से मरते थे। लेकिन बाद में जब वहां पर तमाम तरीके के सुधार सरकार और इंडस्ट्री ने मिलकर के किया और एक राष्ट्रीय संकल्प का विषय बनाया गया, तो वहां पर दुर्घटनाओं की सीमा जो है वो काफी घटती चली गई और जहां 18,000 लोग मरते थे वो घट करके 10,000, 9,000 और 8,000 पर आ गई और 2 दशक में पूरे तौर पर वहां पर दुर्घटनाओं पर काबू पा लिया गया। कुछ एक्सेप्शन में अपवाद रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं भारत में वो प्रश्न आ गया है कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के एक विराट राष्ट्रीय इच्छा, एक तरह शक्ति और एक महासंकल्प दर्शाया जाए और एक बेमौत मरने वाले लोगों को मरने से बचाया जाए। कहा जाता है कि जिंदगी केवल एक बार मिलती है और वह जिंदगी पूरी तौर पर जीने का हक हर नागरिक का है। दूसरा सवाल दोस्तों ये आता है कि चलिए दुर्घटनाओं को हम यथासंभव रोकें, लेकिन जब दुर्घटनाएं हो जाए तो फिर दुर्घटनाओं के बाद का मैनेजमेंट क्या है। मुझे लगता है कि जिस पुलिस के भरोसे दुर्घटना जनित लोगों के बॉडी को उठाने या उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाने या उन्हें सुरक्षित रूप से उठाने या फिर मोबाइल एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था करने, मोबाइल हॉस्पिटल करने और तुरंत और त्वरित रूप से उनका इलाज करने को लेकर के जो व्यवस्था होनी चाहिए
वह भी घोर असंवेदनशीलता का शिकार है। आज समूचे देश में चाहे वो जितना लाख किलोमीटर सड़क हो, हर जगह वहां पर लाखों की संख्या में मोबाइल वैन चलना चाहिए और त्वरित रूप से और तत्काल रूप से, चाहे वो एम्बुलेंस सड़क का हो या हेलीकॉप्टर का एम्बुलेंस हो या कोई भी हो। मैं इस मामले में फिर से पश्चिमी देशों का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मैंने ऑस्ट्रिया में देखा कि एक सामान्य दुर्घटना हुई सड़क के किनारे, क्योंकि वहां भी पहाड़ी वो मार्ग था, तो वहां के पहाड़ उतने स्टीप नहीं है हिमालयन रेंज की तरह। वहां पर आल्प्स के जोन में उतनी ऊंचाइयां नहीं होती और बगल में उतनी घाटियां नहीं होती, लेकिन फिर भी जो भी ऊंचाई थी उसमें एक वाहन एक्सीडेंट हो गया। मैंने देखा कि 5 मिनट के अंदर वहां पर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर पहुंच गया और तुरंत जो है दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति को लिफ्ट किया गया। चलिए, भारत एक गरीब मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है, लाखों की संख्या में रोज दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में यथासंभव कितना बेहतर दुर्घटना उपरांत प्रबंधन किया जाए, उन्हें चाहे कानूनी स्तर पर हो, चाहे वो कार्य के स्तर पर हो या ट्रैफिक पुलिस को निर्देश देने के स्तर पर हो या तमाम एनजीओज को इसमें लगाने को लेकर के हो, या फिर मोबाइल ट्रैफिक वाहन जो दुर्घटनाओं का केवल उपचार करे, उसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सड़कों पर लाने को लेकर के हो, हमें एक राष्ट्रीय महाअभियान चलाना होगा। और देश में जो ये आसन्न प्रॉब्लम है, जिसे हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, अखबार में पढ़ते हैं और फिर उधर से ध्यान हटा लेते हैं जब तक कोई निकट का संबंधी इस हादसे का शिकार न हुआ हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में जब आतंकवाद होता है या आतंकी घटना घटती है या देश में जब नक्सली कोई वारदात होती है, तो हम कितने संजीदे होकर उस पर एक नेशनल डिबेट करते हैं। पूरे देश का पॉलिटिकल निजाम उसे बड़े ही संगीनता और गंभीरता से लेता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दुर्घटनाओं को लेकर के हम ठंडे क्यों पड़े रहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि साल में जहां आतंक और नक्सल से जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मरते हैं, वहां दुर्घटनाओं से लाखों की संख्या में लोग मरते हैं। जब 1.5 से पौने 2 लाख का आंकड़ा केवल सड़क दुर्घटनाओं का है, तो ऐसे में हम क्यों चुप हैं? क्यों हमारा देश चुप है? क्यों हमारा सिस्टम, समाज और सरकार चुप है? क्यों नहीं इसे एक घोर संवेदनशीलता और पूरे सामाजिक और लोक जागरण का विषय बना करके देश की प्राथमिकताओं में शुमार किया जाए और किसी भी सरकार की नो टॉलरेंस टू तमाम चीजों से, नो टॉलरेंस टू एक्सीडेंट, उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब